आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको ये पता है कि ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच ये जो वॉर चल रही है, अब इसको वॉर ही कहा जा सकता है क्योंकि लगातार इसमें जिस तरह का हम उभार देख रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि अब ये एक फुल फ्लेजेड वॉर है। अब इसको ये कहा जाए कि क्या ये एक रीजनल वॉर में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है या फिर खतरा ये भी है कि क्या किसी तरीके से ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी तब्दील हो सकती है। इस तरह के भी तमाम तरह के एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान कहाँ खड़ा है? ईरान कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है? ईरान की कितनी कैपेसिटी है? एक तरफ अमेरिका और इज़राइल सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान पर जिस तरह से हमला किया गया, आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत और उसके बाद जो उनके जो टॉप लीडरशिप है, उसका जिस तरह से खात्मा किया गया, उसके कुछ घंटों बाद ही ईरान ने जो पलटवार किया है और 9 अमेरिकी जो बेस हैं, जो मिडल ईस्ट में है, उनको जिस तरह से निशाना बनाया है और हजारों अमेरिकी सैनिक अमेरिका वापस लौट रहे हैं, ऐसे में इस ये वॉर अब किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वॉर में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जिस वक्त अमेरिकी सबमरीन ने इंडियन ओशन में ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना को टॉर्पीडो से डुबो दिया। ये जहाज मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज करके इंडिया से लौट रहा था। इसमें लगभग 132 जो नेवल ऑफिसर हैं वो इसमें सवार थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि लगभग 80 से 100 के बीच इन लोगों की मौत हो गई है और 32 के करीब को बचा लिया गया है। क्या ये हम कहा अब कह सकते हैं कि ये वॉर जो है मिडल ईस्ट से बढ़ते हुए क्या अब दूसरे एरिया में, क्या एशिया में ये पसरती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इस टर्निंग पॉइंट के बाद कई तरह के सवाल हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को लेकर भी अब उठ रहे हैं और ईरान ने कहा है कि हम इसका पलटवार करेंगे और एट्रोसिटीज ऑफ सी उन्होंने इसको करार दिया है। मेरे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट उदय भास्कर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत कम ही आप उनको टेलीविजन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं। रिक्वेस्ट के बाद मेरे वो यहाँ पर हाजिर हुए हैं। उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उदय सर, सबसे पहले मैं ईरान और इजराइल अमेरिका के वॉर पर आऊं उससे पहले आपका पहला कमेंट, जिस तरह से IRIS डेना को अमेरिकन सबमरीन ने इंडियन ओशन में जिस तरह से टॉर्पीडो से जो डुबोया है, कैसे देखते हैं आप इसको और इस पर भारत सरकार की चुप्पी को? सबसे पहले जिस प्रकार से अमेरिकी पनडुब्बी ने इरानियन लड़ाकू विमान IRIS दीना को डुबाया है, इससे यह काफ़ी स्पष्ट है कि अभी तक जो जंग का पैमाना था, जो कि केवल वेस्ट एशिया में था, ईरान के बॉर्डर में था और एयर पावर का प्रयोग हो रहा था और ईरान के तरफ से उन्होंने मिसाइल का प्रयोग किया था और वो भी अमेरिका के एलाइज के ऊपर, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या बहरीन वगैरह। तो अर्थात ये कि एक प्रकार से ये जंग पहले 5 दिन सीमित था पश्चिमी एशिया में। कल जो घटना हुआ है हिंद महासागर में श्रीलंका के करीब, श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जिसको कहा जाता है, उससे ये काफ़ी स्पष्ट है कि ये युद्ध या जंग का पैमाना अभी बढ़ गया है और ये वेस्ट एशिया से निकल के दूसरे डोमेन में आ गया है इस वक्त, मैरिटाइम डोमेन में, वो भी जहां अंतर्राष्ट्रीय सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कहते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम रीजनल टू ग्लोबल और इसके कई मायने हैं। सबसे पहले जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत ही क्रिटिकल है विश्व के लिए, क्षेत्र के लिए, भारत के लिए, और ये अभी एक नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। सबसे पहले जो ट्रेड है, मर्चेंट ट्रेड, जो मर्चेंट शिप्स के ऊपर जाता है और ख़ास इस क्षेत्र में अरेबियन सी में ऑयल सप्लाईज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर आते हुए अरेबियन सी और फिर श्रीलंका के आगे जाके मलाक्का से वो चीन, जापान वगैरह पहुंचते हैं। भारत भी 80% से ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल के लिए
ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। तो इस एक्शन के साथ अमेरिका ने जो किया है, एक तो उन्होंने वॉर का स्कोप, ज्योग्राफिकल स्कोप एक्सटेंड किया है, एक्सपैंड किया है, और दूसरा उन्होंने विश्व के जो आर्थिक और एनर्जी की जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी उन्होंने एक नकारात्मक प्रभाव का ढांचा डाल दिया है। अभी देखना है कल परसों क्या होगा, ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा, पर मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्स यही है कि द स्कोप ऑफ द वॉर हैज बीन एक्सपेंडेड एंड दिस विल हैव वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। क्या जहां आपको लग तक रहा है उदय जी कि क्योंकि सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है और अपोजिशन पूछ रही है और बाकी देश में भी पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका ने ये जो किया है, जो अटैक किया है सी के अंदर, क्या ये भारत सरकार को बताकर किया, और अगर बताकर किया तो भी कितना डेंजरस है, और नहीं बताकर किया तो भी कितना डेंजरस है, क्योंकि दोनों ही सूरत में ये सवाल तो उठ रहा है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया तो किया क्यों। ये बड़ा जटिल सवाल है बुशरा जी, और सबसे पहले मैं यही कहूँगा, एक विश्लेषक होते हुए मैं इसको राजनीति से थोड़ा दूर रखना चाहता हूँ। आपने जो ओके। कहा है कांग्रेस का और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का जो भी बयान है, हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उसको लेते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो एक बात ये सही है कि जहाँ तक अमेरिका का एक्शन है, मैं समझता हूँ कि पनडुब्बी के जो ऑपरेशंस होते हैं और ख़ास युद्ध के समय पे कोई भी देश जानकारी नहीं देता है, नहीं शेयर करता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन होगा सबमरीन को जो भी ऑर्डर्स दिया जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका हम क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं कि भारत को पता था या नहीं पता था। मान लीजिए आर्गुमेंट के लिए, डिस्कशन के लिए हम दोनों उदाहरण लें। सबसे पहले, भारत को नहीं पता था। अगर भारत को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था तो इसके राजनैतिक और कूटनीतिक जो निष्कर्ष है वो भारत के लिए एक प्रकार का धक्का है, एक प्रकार का सेटबैक है। कारण ये कि मिलन से पहले ये जो ईरानी लड़ाकू विमान देना है, ये भारत में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए आया था, जहाँ पे भारत के राष्ट्रपति महोदय थी, और ये एक बहुत बड़ा मैरिटाइम और नेवल इवेंट था भारत के लिए। और इसकी एक प्रतीकात्मक अहमियत है कि भारत अपना मैरिटाइम और नेवल क्षमता वहाँ पे प्रसिद्ध कर रहे थे वाइजैक में। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 5 या 6 साल में एक बार होता है किसी भी राष्ट्रपति के टेन्योर में, और इससे भारत एक सिग्नल भेज रहा था अपनी विश्वसनीयता के बारे में, और बाकी देशों के साथ जो भारत का संबंध है वो भी एक प्रकार का सिग्नल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट या इस बैकग्राउंड में अगर ईरानियन नेवल शिप, जो कि भारत का एक प्रकार का गेस्ट था और वो वापस जा रहा था, और अमेरिका ने इस प्रकार का एक्शन 40-50 नॉटिकल माइल श्रीलंका से अगर उन्होंने ये कर दिया है, तो ये एक सिग्नल है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बार बार कहा जाता है कि पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रोबस्ट है, कई सारे संबंध हैं, एक बुनियादी नीति है, देयर शुड बी नो सरप्राइजेस बिटवीन पार्टनर्स एंड एलाइज। अगर रिश्ता सही पटरी पे है तो इससे हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली भारत जो है काफ़ी सरप्राइज था इस एक्शन से। ये पहला पॉसिबिलिटी है कि भारत को बिल्कुल नहीं पता था। दूसरा, इसका सैनिक जो निष्कर्ष ये है कि भारत के पास जो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, यानी कि जानकारी जो हम लेते हैं, क्या अगर आपके कोस्ट के इतने सीमित एक न्यूक्लियर सबमरीन अगर आ जाता है, चाहे वो अमेरिका का हो या चीन का हो या रूस का हो या किसी और देश का, हमारे पास जानकारी होना एक प्रकार से बहुत ही ज़रूरी है। ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास भी पनडुब्बी हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है, अरिहंत है। तो अगर इस प्रकार की अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस नहीं है, ये भी एक प्रतिबिंब है कि भारत के जो ओवरऑल ढांचे में, सैनिक ढांचे में किस प्रकार की कमियां हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि इसके बारे में शायद कोई जानकारी इतना आसानी से नहीं मिलेगा। ये भी कॉन्फिडेंशियल, यानी कि एक कैपेबिलिटी है, कोई देश अपने अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर हम इसको एनालाइज करें, जो भी आप पॉसिबिलिटी को देखेंगे, क्या भारत को पता था या नहीं पता था, एक प्रकार का कैच 22 सिचुएशन है।
और आपका वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि भारत को पता था और मान लीजिए आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसा जानकारी मिल जाता है तो वो एक राजनीतिक संकट बन जाएगा भारत के लिए, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी और क्षेत्रीय दायरे में भी, और ग्लोबल साउथ का लीडरशिप वगैरह जो हम बार बार कहते हैं उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। जो आपने ग्लोबल साउथ की यहाँ पर बात कही है और फिर इसको मैं ईरान में चल रही इस जंग से भी मैं यहाँ पर जोड़ूंगी उदय सर, क्योंकि अभी जब ये जंग शुरू हुई उससे 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे। वहां पर अपनी सॉलिडारिटी से लेकर सब कुछ 140 करोड़ भारतीयों का साथ, ये सारी बातें वो वहां पर कह के आए नेसेट में जो उन्होंने अपना भाषण दिया। और उसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि आखिर हिंदुस्तान किस तरफ है। हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं, हम ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहते हैं, ब्रिक्स का हम हिस्सा है, और उसके बाद हम खड़े हुए नजर आ रहे हैं इजराइल और अमेरिका के साथ। इस जंग में आज का डेवलपमेंट है कि इतने ज्यादा सवाल पूछने के बाद एस जयशंकर ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा कि उन्होंने अरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनसे फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने बहरीन से लेकर यूएई से लेकर सब जगह उन्होंने, और 2 बार उन्होंने बात की नेतन्याहू से ये जंग शुरू होने के बाद, लेकिन उन्होंने ईरान से जो कि हमारा ट्रेडिशनल दोस्त रहा हमेशा से, उससे कोई बात नहीं की। हैव वी चोजन अ साइड दिस टाइम? क्या हमने अपनी किस साइड हम खड़े हैं, क्या हमने ये चुन लिया है और हम क्या दुनिया को ये खुले तौर पर बता रहे हैं? बुशरा जी, देखिए, बार बार भारत यही कहता आया है कि वी स्टैंड फॉर पीस। आपको याद होगा यूक्रेन के संदर्भ में भी जब मोदी जी वहाँ गए थे, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर। तो अर्थात ये कि दिल्ली जब भी मंच मिलता है तो हमने शांति का जो है एडवोकेसी किया है, उसको हमने बढ़ोतरी दिया है। पर इस बार जैसे आपने डिटेल में बताया है, मोदी जी इजराइल गए थे, उनके जो भी फ़ोन कॉल्स थे और उन्होंने जिस प्रकार से कभी कभी सोशल मीडिया पे या कभी पर्सनल स्टेटमेंट से, ये बात सही है कि इस वक्त विश्व के नज़रिया में, रीजन क्षेत्रीय नज़रिया में, भारत के अंदर भी, कि भारत का जो ओरिएंटेशन ज़्यादा अमेरिका और इजराइल के साथ है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 दिनों जब से जंग शुरू हुआ है तब से लेकर अगर आज तक हम देखें, भारत ने कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं किया है, ना कि अमेरिका और इजराइल के एक्शन के ऊपर, ना कि कल ये जो जहाज़ डूब गया था अमेरिका के एक्शन से। आज ही हमने एक स्टेटमेंट किया है, हमारे विदेश सचिव जो हैं उन्होंने कॉन्डोलेंस मैसेज दिया है। तो ये भी लेवल की बात है, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ आपके विदेश मंत्री, कहाँ फॉरेन सेक्रेटरी, तो इसका भी एक अपने एक सिग्नल है। तो ये बात मेरे मानने या मेरे राय में यही है कि भारत की ओरिएंटेशन है ज़रूर अमेरिका और इजराइल के साथ इस जंग में। और आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जब हमला हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहाँ पे भी एक प्रकार का शोक जताया था। तो ईरान के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, पर अभी जो भी निर्णय लिया है मैं समझता हूँ कि सोच समझ के हमारे जो प्रधानमंत्री और उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने यह निर्णय लिया होगा। आगे क्या होगा हमें देखना है, क्योंकि ये जंग जिस प्रकार से शुरू हुआ है ये कहाँ तक चलेगा, इसका क्या क्षेत्रीय असर होगा, और भारत ईरान के संबंध आगे आने वाले पीढ़ी में किस प्रकार से प्रभावित होगा, क्या रेजीम चेंज होगा, नहीं होगा, ये काफ़ी जटिल सवाल हैं। और हमें देखना है कि भारत का राष्ट्रीय हित वो एक चीज़ है, दूसरा है किन सिद्धांतों के साथ भारत अपना पॉलिसीज़ या नीति बना रहा है, और उसमें जो मॉरल और एथिकल जो पोजीशंस हम बार बार भारत के साथ जोड़ते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किस प्रकार से उनका समीक्षा होगा, हमें सोचना है। जी, इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेकर बहुत बातचीत है, और कि किस तरह से इंडिया जो है वो इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर इजराइल के साथ। और ये चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर ये हो रहा है कि क्या एक डूबता हुआ जहाज अमेरिका है और वो अपनी एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने उसको एक जंग से दूसरे और तीसरे अपने लिए बहुत इस्तेमाल कर लिया है, और अब इसके बाद उसका अगला निशाना न्यूक्लियर पावर हिंदुस्तान है।
क्या आप इससे इससे अग्री करते हैं? क्योंकि उसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म है उदय सर, और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा देश जो लगातार जेनोसाइड इज़राइल फ़िलिस्तीन में कर रहा है, जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे मारे गए, जहाँ पर 70,000, ये सिर्फ़ ऑफ़िशियल आंकड़ा है, जहाँ उनको मारा गया, उस वक़्त में जाकर अगर प्रधानमंत्री नेसेट में जाकर ये कहें और फ़लस्तीन का पी तक ना बोलें, तो ये तो साफ़ है कि हमने अपनी साइड चुन ली है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि हमारा इस्तेमाल आगे और कैसे होने जा रहा है? इतना भारत झुका हुआ क्यों नज़र आ रहा है? क्या किस तरह की मजबूरियाँ हैं? क्या एप्स्टीन फाइल का जिस तरह से रेवोल्यूशन हुआ है, जो एक्सपोज़े हुआ है, या जिस तरह से ट्रेड डील है? क्योंकि इस सब को जोड़कर हम ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जो जंग है, इससे पूरे तार इसके जुड़ते हुए नज़र आते हैं। कौन से कंट्री किस तरफ कितने खड़े हैं? देखिए, आपने जो भी सवाल भी पूछा है और जो आपने वर्णन किया है कि इस वक्त स्थिति क्या है, ये बहुत ही जटिल है और इसके अलग-अलग पहलू हैं। आपने एप्स्टीन का ज़िक्र किया है, ट्रंप साहब का ज़िक्र किया है, नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री है वहाँ पे इज़राइल का। अगर हम इसको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली देखें, किसी भी जंग का अगर आप शुरुआत करते हैं, तो उसका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि द एंड गेम जिसको कहा जाता है कि आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर सफल होता है, तो फिर हम कहते हैं कि जंग का जो शुरुआत हुआ है, उसका एक पॉजिटिव नतीजा हुआ है। पॉलिटिकल आउटकम ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन या मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इस जंग में मार्च 6 तारीख को हफ्ता पूरा हो जाएगा। ये पॉलिटिकल एम इतना स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें ट्रंप और नेतन्याहू दोनों एक साइड है, और लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, कि अमेरिका जो भी एक्शन कर रहा है वो शायद नेतन्याहू का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव या एम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का है, उन्होंने शुरुआत में कहा कि हम न्यूक्लियर डील तक नेगोशिएशन पूरा कर रहे हैं, कतार ने मीडिएशन किया है और लास्ट स्टेज तक आया था। कतार से कई सारे स्टेटमेंट आए थे कि शायद अभी एक नेगोशिएशन हो गया है और ईरान कई कंडीशंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है, बड़े कठोर कंडीशंस को स्वीकार करने के लिए। अंत में नेगोशिएशंस पूरा नहीं हुआ, जंग शुरू हो गया। और जब जंग शुरू होगा, आपको याद होगा ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट किया था कि हम चाहते हैं रेजीम चेंज। वो जो रेजीम चेंज है, मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं होगा। आज ही की बात है कि वहाँ पे आयतुल्लाह खमेनी का मौत हो गया है और उनके लड़के को उन्होंने नया सुप्रीम लीडर घोषित किया है। तो अर्थात ये कि रेजीम का कंटिन्यूटी है विथ न्यू लीडरशिप। ईरान के अंदर क्या होता है, क्या वहाँ पे अनरेस्ट बढ़ेगा? अमेरिका ने ये भी प्रयास किया था कि शायद माइनॉरिटीज़ हो या जो आयतुल्लाह खोमेनी के खिलाफ जो लिबरल वॉइसेस हैं, यूथ है, कि शायद हम उनको उत्साहित करेंगे, उत्तेजित करेंगे। परंतु उल्टा हुआ है। इस वक्त जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सोशल मीडिया से और जो जानकारी है, क्योंकि वहाँ पे हमारे कोई खास रिपोर्टर्स तो नहीं है, कि निष्कर्ष यही है कि ईरान के अंदर इस जंग के बाद जो यूनिटी है और जिस प्रकार से आयतुल्लाह खमेनी का जो मार्टरडम जो हुआ था, उनका जो कुर्बानी है, जो कि शिया मत में आप इसके बारे में ज़्यादा जानकार हैं, उससे पूरे देश में एक नया रिजॉल्व या दृढ़ता पैदा हुआ है कि अमेरिका के खिलाफ हम एकजुट बनेंगे। तो लगता है मुझे ये ईरान का जो रेजिस्टेंस है अमेरिका के खिलाफ, ये बढ़ेगा। और जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, शायद वो इतना आसानी से सफल नहीं होगा। तो हमें यही सवाल यही पूछना होगा, फिर इस वॉर का आउटकम क्या है? क्योंकि इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। पब्लिक मीडिया के ओपन सोर्स मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि रोज अमेरिका का जो कॉस्ट है इस वॉर का $1 बिलियन से ज़्यादा है। $1 बिलियन आज ही रुपये थोड़ा गिर गया है, 90 रुपये के आसपास आ गया है। इसका मतलब 9,000 करोड़। तो कल एक हफ्ता जब पूरा हो जाएगा, आप 60,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करेंगे अमेरिका, तो इसका मतलब उनके लिए भारी पड़ रहा है। और अमेरिका के अंदर
कई सारे जानकार, मिलिट्री जानकार, सुरक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका का जो एम्यूनिशन है, चाहे वो मिसाइल्स का हो या जो एडवांस्ड स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, वेपनरी वगैरह, प्रिसिशन गाइडेड, वो शायद घट रहा है। तो ये भी अमेरिका को सोचना पड़ेगा। ईरान के तरफ से जो रेजिस्टेंस है, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काफ़ी लो कॉस्ट है। कई बार उनका टेक्नोलॉजी भी थोड़ा कम ही है वर्क, परंतु उसका इफेक्ट तो हो रहा है कि वो काफ़ी डिसरप्शन उन्होंने पैदा किया है। और उसका नतीजा क्या है कि विश्व के जो ऑयल मार्केट्स है वो काफ़ी इस वक्त चिंताजनक है, काफ़ी उथल है। ब्रेंट जिसको कहते हैं, ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है। तो देखना है कि ईरान ये जंग को कहाँ तक खींचेगा और किस दिशा में खींचेगा, क्योंकि अमेरिका ने एक दिशा में तो खींच दिया है, वो कि मैरिटाइम डोमेन। देखना है कि अगर ईरान और उसके प्रॉक्सीज इसी क्षेत्र में कोई एक्शन लेंगे तो क्या उसका असर होगा। पर जहां आपने शुरुआत किया इस वॉर के बारे में, जब आप वर्णन कर रही थी, अमेरिका इजराइल एक पक्ष में है, ईरान अकेला है दूसरे साइड पे। ये बहुत ही अनइवन है। अगर इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का आप तुलना करेंगे, अमेरिका इजराइल का जो अलायंस है वो बहुत ही एक हाई लेवल पे है, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और उनकी इन्वेंट्री। ईरान का पिछले साल का जंग के बाद और अभी तक, और जिस प्रकार से उनके टॉप लीडरशिप को निकाला गया है अमेरिका के एरियल अटैक से, वो काफ़ी इस वक्त मैं कहूँगा कि बैकफुट पे है। परंतु उनकी डिटर्मिनेशन है वो काफ़ी गंभीर है, और जितने भी स्टेटमेंट आए हैं वो टॉक्स के लिए तैयार नहीं हैं। वो इस जंग को आगे ले जाना चाहते हैं और देखना है कि वो किस लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए। अजय सर, आप इसमें रशिया और चाइना के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा गया कि चाइना जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, तमाम तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, कर रहा है अभी भी ईरान के साथ। रशिया के भी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हैं कि वो हर तरह की मदद के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि रशिया ने कहा कि हमसे कोई हथियार अभी नहीं मांगे हैं ईरान ने, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो रशिया और चाइना से चाहते हैं आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो 12 दिन की जंग हुई उससे ये बिल्कुल अलग है। ईरान इज ऑल आउट, उसको लग रहा है ये आर या पार की उसकी जंग है। ये बार बार कि आपने 10 दिन की लड़ी, फिर आपने हॉल्ट कर दिया, फिर आप आ गए, ये अब नहीं होगा। और ईरान इसके लिए 20 साल से तैयारी कर रहा है। और एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी, जब ईरान और इराक की वॉर हुई थी तो 8 साल तक ईरान ने वो जंग लड़ी थी, और वो अमेरिका सपोर्टेड वो वॉर थी। इराक के साथ अमेरिका खड़ा था और 8 साल तक चली थी और 10 लाख लोग मरे थे। तो ईरान का रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, ये इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें रशिया और चाइना के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? और क्या ईरान जो क्लेम कर रहा है कि वी कैन गो फॉर इयर्स, क्या आप उसमें कुछ कुछ सच्चाई आप उसमें देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई इतनी इतनी पावर है ईरान के पास? बुशरा जी, आपने दो अलग अलग सवाल जो कि बहुत ही अहम है और बहुत ही जटिल भी हैं, मैं उनको एक एक करके लूँगा। सबसे पहले जहाँ तक चीन और रूस का जो भूमिका है, उन्होंने दोनों, रूस और चीन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स। तो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उनकी अहमियत अलग है, खास है, अहम है। और भारत उस वर्ग में नहीं है। भारत परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इसलिए चीन और रूस जो कहता है उसकी वजन ज़्यादा होता है, और दोनों ने अमेरिका के जो एक्शन है उनको उन्होंने कंडेम किया है। पर उससे आगे जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस जंग में शामिल होंगे या किसी प्रकार का टैंजिबल मिलिट्री सपोर्ट वो देने के लिए तैयार हैं। दो कारण हैं। रूस के लिए यूक्रेन का वॉर है और उनके पास जो इन्वेंट्री है और उनका इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और रशिया इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिप्लीशन, जहाँ तक एम्यूनिशन वगैरह की आप बात कर रहे हैं। तो उस प्रकार का मैं नहीं समझता हूँ, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखा कि वो डायरेक्ट सपोर्ट दे रहे हैं। चीन जो है वो बहुत ही कॉशियसली इसको देख रहा है। जल्दबाजी में चीन कभी कुछ नहीं करता है, और पिछले साल भी जब अटैक हुआ था उन्होंने कोई ऐसा डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया है। डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट उन्होंने ज़रूर दिया है। और अगर आप दूसरे पहलू से देखें, अगर ऑयल मार्केट्स में उथल है
प्राइस बढ़ जाता है तो एक प्रकार से इसका बेनिफिशियरी रशिया है, क्योंकि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो रूस के लिए जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है। दूसरा, जब तक अमेरिका ने बहुत कठोर सैंक्शन डाला था ईरान के ऊपर और कोई और देश उससे तेल नहीं खरीद सकता था, लाभ या बेनिफिट चीन को मिल रहा था, क्योंकि ईरान के पास और कोई बायर नहीं था, तो बहुत भारी डिस्काउंट पे चीन जो है लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा था। तो इस स्थिति में जबकि चीन के लिए टॉप प्रायोरिटी ताइवान है, रूस के लिए टॉप प्रायोरिटी मिलिट्री दृष्टिकोण से देखें तो यूक्रेन है, मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें डायरेक्टली शामिल होंगे। तो ये सपोर्ट जो है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल होगा। दूसरा, ईरान की क्षमता और ईरान की दृढ़ता, द रिजॉल्व ऑफ ईरान टू वेज दिस वॉर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, क्योंकि इससे ना मैं कहता हूँ बार बार कि हमें किसी भी देश का स्ट्रेटेजिक कल्चर को स्टडी करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कल्चर यानी कि सामरिक जो संस्कृति है, हर एक देश का अपना अपना होता है। अमेरिका का अपना संस्कृति है, यूरोप में जर्मनी का अलग है, फ्रांस का अलग है, भारत का अलग है, चीन का अलग है। और जितने भी भारी जंग जो अमेरिका ने इस पिछले 50-60 साल में जितने भी अमेरिका के मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हमको दिखाई देता है। अब वियतनाम का उदाहरण लीजिए। आपको याद होगा कोल्ड वॉर में दो अलग अलग देश थे, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम। और उस वक्त अमेरिका ने इतना भारी बमबारी किया था नॉर्थ वियतनाम के ऊपर, इतना कि उन्होंने केमिकल वेपन का भी प्रयोग किया था। बहुत लंबा खींचा, 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आके चले गए, पर वियतनाम को वो हरा नहीं पाए। अंत में अमेरिका रिट्रीटेड फ्रॉम वियतनाम। आपको याद होगा एक बड़ा फेमस सीन है, हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग के, लास्ट अमेरिकन हेलीकॉप्टर लीव्स वियतनाम, और नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम यूनाइटेड। और अमेरिका को जो उन्होंने बहुत चाहा था, एक पॉलिटिकल विक्ट्री, नहीं मिल पाया, वहाँ से निकल गए। और इससे आपको अंदाज़ा होगा वियतनाम का स्ट्रेटेजिक कल्चर, उनकी दृढ़ता, कितनी रेजिलियंस, वो कितना पनिशमेंट अब्जॉर्ब कर पाए। फास्ट फॉरवर्ड अफगानिस्तान, 2001 अक्टूबर में अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू किया था 9/11 के बाद, एक महीने के बाद। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर खास अफगानिस्तान के क्षेत्र में 20 साल चला। उस वक्त उन्होंने तालिबान को हटा दिया था 2001 में। अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल योजक साहब ने कहा कि वी विल बॉम्ब अफगानिस्तान टू द स्टोन एज, और उन्होंने करीब $2 ट्रिलियन, आप उसको कन्वर्ट करिए, $2 ट्रिलियन कितना बनेगा रुपयों में, अगर आप कर सकती हैं। $2 ट्रिलियन यानी कि 2000 बिलियन डॉलर, उतना उन्होंने धन खर्च किया था अफगानिस्तान में। कई सारे बेचारे उनके सोल्जर्स भी मारे गए थे, शोक भी हमको जताना चाहिए। पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था? 2021 में तालिबान वापस आया था काबुल में, बिकॉज अमेरिका लेफ्ट, और वो जो रिट्रीट था वो बहुत ही शैम्बॉलिक था। उसमें कोई गर्व की बात नहीं है कि जिस प्रकार से अमेरिकी मिलिट्री अफगानिस्तान से निकल गए। अभी मैं एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक कल्चर का स्टूडेंट हूँ। बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है कि ईरान, जैसे आपने बताया है, ईरान इराक वॉर 8-8.5 साल चला, पर उन्होंने अपने घुटने को टेका नहीं, हार नहीं माना। और इराक को समर्थन मिल रहा था अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी। उस जंग में भी केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए गए थे, ईरान ने उसको भी झेला। और उसके बाद ईरान के अंदर जो भी एक प्रकार का आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन हुआ था अमेरिका के खिलाफ, ये बात सही है कि आयतुल्लाह खमेनी ने बार बार कहा है कि अमेरिका इज द ग्रेट सेटन। ग्रेट सेटन को हम क्या कहेंगे? बड़ा शैतान, इस प्रकार खतरनाक। जी जी बिल्कुल। और ये अमेरिका का जो इमेज है ईरान के अंदर, खास उनके जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट, जो खमेनी और आयतुल्लाह साहब के जो समर्थक हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है, उन्होंने इसी को स्वीकार किया है अमेरिका के बारे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर खास आयतुल्लाह खमेनी का जिस प्रकार से मौत हुआ था,
वो अभी एक पॉलिटिकल, ये बात भी सही है कि कई सारे लोग आयतुल्लाह खमेनी और उनका रेजिम को बहुत वो उसके पक्ष में नहीं थे, उनसे नाराजगी थी, वो उनके बिल्कुल खिलाफ थे। आपको याद होगा 2 साल पहले वो लेडीज वाला जो मामला जी हुआ था, बुर्का और एक औरत को उनके मॉरल पुलिस ने ऐसा मारा कि बेचारी वो मर गई। उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि खमैनी साहब सबके पसंद की एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, वो बिल्कुल नहीं थे। वो बड़े इनफ्लेक्सिबल थे, कठोर थे, पर मौत के बाद वो एक मिथिकल फिगर बन गए। आप शिया का धर्म का जो इंटरप्रिटेशन है ज़्यादा जानते हैं। मार्टरडम का एक शब्द है, वो मेरे को आसानी से नहीं आ रहा है, उसको क्या बोल, कुर्बानी नहीं, कुछ और शब्द है वो शहादत, पर्शियन, शहादत, शहादत पर्शियन में। तो उन्होंने आयतुल्लाह खमेनी को एक बहुत ही ऊंचा वर्ग पे पहुंचा दिया। उससे जहां तक मैं केवल सोशल मीडिया और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ईरान से उसके आधारित मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ईरान नेशनल रिजॉल्व टू रेजिस्ट अमेरिका हैज बिकम मोर रोबस्ट। इस रिजॉल्व के साथ वो उसी प्रकार का पनिशमेंट स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और अभी जो उनके नए डिफेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी चीफ वगैरह जो बने हैं, आमतौर पे सबको अमेरिका ने ख़त्म कर दिया था मिसाइल अटैक में, पर नया जो बने हैं उनके स्टेटमेंट जो मैं देख रहा था पर्शियन में जो आए थे, उन्होंने यही कहा, अमेरिका को याद दिला रहे हैं कि हमने 8 साल जंग झेला है और अभी हमारे लिए, जैसे आपने जो शब्द का प्रयोग किया, आर पार, ईरान इज ऑल आउट इन दिस वॉर। उसका मतलब ये है कि हमें देखना है आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में, किस प्रकार के स्टेप्स ईरान लेने के लिए तैयार है। मैं बहुत चिंताजनक हूं। पिछले 2 दिन में मैंने कोई ऐसे स्टेटमेंट्स देखा है कि विल ईरान अटैक दिमोना। दिमोना है इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर। ईरान के पास मिसाइल की क्षमता है, पर मैं नहीं समझता हूं कि ईरान इतना भारी कदम उठाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि बार बार मैं लोगों को यही याद दिलाता हूं कि आयतुल्लाह खमेनी, खामनेई साहब से पहले जी जी, और अभी, उन्होंने बार बार अमेरिका से कहा कि अक्वायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन इज अगेंस्ट आवर आइडियोलॉजी। शिया धर्म के नीतियों के मुताबिक, बिंदुओं या सिद्धांतों के मुताबिक वो वेपन के यानी कि एडवोकेट नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ईरान के पास हो, पर वो एक डिटरेंट के तरीके से वो टेक्नोलॉजी प्राप्त करना चाहते थे, चाहे वो पीसफुल हो या वगैरह। तो ये बात बार बार हमको याद रखना चाहिए कि उस क्षेत्र में ईरान हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ वांटिंग टू अक्वायर न्यूक्लियर वेपन, जबकि IAEA सब ने कहा कि वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। इजराइल के पास है, इजराइल के पास कोवर्ट न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका के राजनीतिक ढांचे में, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में, इजराइल विद न्यूक्लियर वेपन इज एक्सेप्टेबल, बट ईरान इवन विद अ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसका एनरिचमेंट न्यूक्लियर लेवल से कम भी है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगेन आई कम बैक टू दिस पॉइंट कि दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजिक कल्चर तीनों देशों का, इजराइल का, अमेरिका का और ईरान का। और इसलिए एज अ स्टूडेंट मैं यही बार बार कहता हूं कि ये बहुत ही रिच और बहुत ही इंटरेस्टिंग एट वन लेवल, पर साथ साथ बहुत ही ट्रैजिक भी है, क्योंकि चाहे एक हफ्ता हो या एक महीना हो, इस जंग का असर जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी को बहुत ही डिग्रेड कर देगा, जैसे हमने पैलेस्टाइन गाजा में देखा है और साथ साथ इसराइल में भी हुआ है। ये नहीं है कि इसराइल इज कॉस्ट फ्री, इसराइल के अंदर भी ह्यूमन सिक्योरिटी हैज बीन डिग्रेडेड। उसी प्रकार से अभी ईरान में हो रहा है। कल उदाहरण के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये होने वाला है, उदाहरण के लिए अगर बाकी जो पश्चिमी देश, एशिया के देशों में, मान लीजिए डिसैलिनेशन प्लांट जो कि बहुत ही क्रिटिकल है उनके लिए, अगर उसके ऊपर अटैक होता है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, आप देखिए कितना ह्यूमन सफरिंग, कितने लोग पीड़ित होंगे। तो कोई भी जंग हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, या अभी हाल में पैलेस्टाइन गाजा या अभी ईरान, ह्यूमन सिक्योरिटी इज बीइंग डिग्रेडेड। और हमें याद रखना है कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना था, स्थापित हुआ था, उसकी बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य यही था दैट वी शुड नॉट सी अ रिपीट ऑफ द मिलिट्री डिस्ट्रक्शन जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, एंड दैट द सॉवरेनिटी ऑफ नेशंस विल बी रेस्पेक्टेड।
ये सब इनका उल्लंघन हुआ है 1 साल में, 2 साल में, चाहे रशिया यूक्रेन हो या इजराइल ईरान हो या अभी अमेरिका ईरान हो। उल्लंघन, सॉवरेनिटी बीइंग ट्रैम्पल्ड, नेशनल सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये बड़े भारी जी सवाल हैं और हम बहुत ही एक बिल्कुल। उधर सर मेरा चिंताजनक। वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट क्योंकि एक लिमिटेड वक्त है और आपसे मैंने वक्त लिया है। वन लास्ट क्वेश्चन कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन जो है वो कर सकता है और कुर्द जो है उसको बाकायदा तौर पर पावर दी जा रही है, उनको एमिनेशन दिया जा रहा है, उनको हर तरह का सपोर्ट अमेरिका और इजराइल दे रहा है। आईआरजीसी उस वेस्टर्न बॉर्डर पर लगातार उन कुर्द जो हैं उनसे लड़ रहा है। अगर ये पॉसिबिलिटीज अगर बढ़ती हैं और क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये चाहता है खासतौर पर इजराइल की एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन जो है वो ईरान में पैदा हो जाए कि वो आपस में ही लड़ें। दो तरीके हैं, तो सिविल वॉर और दूसरा वो चाहता है कि अरब ममालिक जो कंट्रीज हैं और ईरान इन आपस में इनकी जो है वो जंग हो जाए ताकि वो सिर्फ बैठकर तमाशा देखे और जो उसका पर्पस है उसमें उसको कामयाबी हासिल हो जाए। अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है, क्या आप इसकी कोई पॉसिबिलिटीज देखते हैं? और क्या अमेरिका या इजराइल अपने सैनिक वाकई में जमीन पर उतार सकते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें एयर सुपियोरिटी तो हासिल हो गई है। आई डोंट नो वेदर हाउ मच इज ट्रू और नॉट बट दैट्स देयर क्लेम। आपने बातचीत के अंत में 2 बड़े भारी सवाल पूछे हैं। अगर मुझे संक्षेप में जवाब देना है, 2 सवाल। एक, सिविल वॉर कंडीशंस इन ईरान, मैं कहूँगा हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी इज reasonable. On a scale of 0 to 10, I would say the probability is between 5 and 6. और मैंने भी ये रिपोर्ट्स देखा है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे प्लान बन रहा है कि कुर्दों को समर्थन दे के ईरान के माइनॉरिटीज़ को वो एक प्रकार से तेहरान के खिलाफ उनको बढ़ोतरी देने के लिए, ये पता नहीं कितना सफल होगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं देखा कि कुर्दिश लीडर्स इतने आसानी से अमेरिका के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुर्द का मामला बड़ा जटिल है। वो केवल ईरान नहीं, उसमें तुर्की भी शामिल हो जाता है। वो भी उनका एक काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है और पूरे पश्चिमी एशिया में कुर्दों का एक फुटप्रिंट है, तो उसका पॉलिटिक्स बहुत ही जटिल है। ऑल आई विल से इज कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिविल वॉर इन ईरान कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल कि क्या अरब देश और ईरान के बीच में जंग पैदा हो सकता है और अमेरिका तमाशा देखें, वो मैं कहूँगा बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है। अरब देश जो हैं वो काफ़ी परिपक्व हैं अपने अपने देशों में, चाहे वो सऊदी हो या कतार हो या यूएई, जॉर्डन, तो तुरंत वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। ये बात सही है कि वो अमेरिका से अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला का प्रोटेक्शन ज़रूर ले रहे हैं, पर डायरेक्ट वॉर, ये मेरा असेसमेंट है। I don't know if I'll be proved wrong in the next week, 10 days, but as of now, I would say low probability. Okay. So that would be my response to your 2 rather complex questions. I know. इसके और बहुत सारे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। आई एम श्योर वक्त होता तो आप उस पर बात करते और हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होता, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हम चाहेंगे कि आप, अगर आपके पास वक्त होगा तो वी कैन टॉक मे बी वन मोर टाइम, जिस तरह से ये आगे जंग बढ़ती है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हम निकल कर हमारे सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, आपने शो के लिए वक्त दिया, और शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।